नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में तत्पुरुष समास की ही बात करेंगे। पिछले तत्पुरुष समास में हमने तत्पुरुष समास की कारक विभक्तियां जो देखी थी उसके अकॉर्डिंग उसके 6 उपभेदों की हमने चर्चा की थी। तत्पुरुष समास के कितने भेदों की? 6 उपभेदों की चर्चा की थी। आज तत्पुरुष समास के भेदों की हम चर्चा करेंगे। कौन से समास की? तत्पुरुष समास के हम भेदों की चर्चा करेंगे। तो समास अपना कौन सा बनेगा? पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, यह तो सभी को पता ही है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। बिल्कुल सही है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो इस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका मतलब जो लिंग वचन में परिवर्तन आएगा वो किसके अकॉर्डिंग? दूसरे पद के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो इस कारक विभक्तियों की वजह से इसके हमने 6 उपभेदों की चर्चा कर ली थी। आज उसी कड़ी में हम तत्पुरुष समास के भेदों की चर्चा करेंगे। तो आज तत्पुरुष समास के हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? भेद पढ़ेंगे। इस तत्पुरुष समास के भेद में हम सबसे पहला जो भेद है वो है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखने में नाम बड़ा हो गया। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। देखिए स्टूडेंट्स, लुप्त कारक चिन्ह जो तत्पुरुष समास है वह समास हमने अध्ययन में ले लिया है। क्यों? क्योंकि लुप्त कारक चिन्हों की हमने चर्चा की है। और लुप्त का मतलब लुप्त हो जाना, गुम हो जाना। तो हमने जो 6 उपभेदों की चर्चाएं की थी, 6 उपभेदों की चर्चा की थी, वह 6 उपभेद किसके अंतर्गत आएंगे? लुप्त कारक चिन्ह के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसका हमने अध्ययन कर लिया था, यानी वो 6 उपभेद इस लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर इनका दोबारा से वर्णन करें ये उचित नहीं होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि इसमें ने विभक्ति का प्रयोग और हे ओ अरे विभक्ति का प्रयोग, अर्थात कर्ता और संबोधन, 2 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं होता। क्लियर है? जब 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, कर्ता विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, संबोधन विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर 6 बच गई है। कर्म जिसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो आता है वो है करण, जो साधन के रूप में से विभक्ति और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा जो पॉइंट बनेगा वो संप्रदान, देने के लिए कोई चीज स्थायी रूप से दी जाती है, कोई कार्य स्थायी रूप से किया जाता है, वहां पर के लिए या के वास्ते का प्रयोग किया जाता है। अगला जो आता है वो है अपादान। अपादान में अलग होने का भाव होता है। जब 2 वस्तुएं, 2 व्यक्ति, 2 कार्य एक दूसरे से बिछुड़न में आ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो वहां पर भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहां से विभक्ति का प्रयोग याद रखिएगा अलग होने के रूप में आता है। एक से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में आता है जो कर्ण कारक में आता है। ठीक है। अपादान होने के बाद 5वां जो टॉपिक अपना आता है वो संबंध का आता है, का, के, की। ठीक है, वो संबंध को दर्शाता है। लास्ट का जो अपना आता है वो आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब में, पे, पर, या कोई चीज अंदर है, किसी वस्तु के अंदर, किसी मकान के अंदर, कहीं पर किसी के अंदर समाहित है तो वहां पर में विभक्ति का प्रयोग होता है। और कोई चीज किसी के ऊपर विराजमान है तो वहां पर विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अंदर के लिए में विभक्ति और ऊपर के लिए पर विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं कमरे में बंद हूं, मैं कमरे में बंद हूं, अर्थात किसी मकान के अंदर रहना, में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं ये कह दूं कि मैं मकान पर बैठा हूं, मैं छत पर बैठा हूं, किसी के ऊपर विराजमान होना, तो बाहरी के लिए पर शब्द का प्रयोग और अंदर के लिए में शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का हमने
पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। तो यहां पर इसका दोबारा से वर्णन करेंगे वो अनर्थ रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है। दूसरा बनता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। ठीक। अब अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? अलुक एक पारिभाषिक शब्द है। अलुक क्या है? एक पारिभाषिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है, लिख देता हूं मैं एक बार। अलुक कौन सा शब्द है? पारिभाषिक शब्द है। और इस अलुक पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? प्रत्यय का लोप न होना। प्रत्यय का लोप न होना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि यहां पर यही आ जाता, केवल लुक ही आ जाता, केवल क्या आ जाता? लुक ही आ जाता, तो लुक का अर्थ होता है प्रत्यय का लोप होना। लुक का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का लोप होना। लेकिन अलुक शब्द आ जाए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? जो एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा? प्रत्यय का लोप न होना। अर्थात जिस समास में पहले पद के बाद या पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। बात समझ में आ गया कि वह समास जिसमें पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है वह अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। वंस अगेन रिपीट, वह समास जिसमें प्रथम पद, पद कितने होंगे? 2, प्रथम पद और दूसरा पद। तो वह समास जिसमें प्रथम पद के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा? अलुक तत्पुरुष समास होगा। मतलब ये शब्द के अंदर होगा लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगा। अर्थात हिंदी के पारिभाषिक जो शब्द हैं, हिंदी के जितने भी शब्द हैं, उन हिंदी के शब्दों में यह कारक चिन्ह बिल्कुल विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता, विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता और हम उसका प्रयोग नहीं करते। यानी हिंदी की जो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो इनका लोप हो जाता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से इनका क्या नहीं होता? लोप नहीं होता। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स कि हिंदी के जो पारिभाषिक शब्द हैं बाह्य दृष्टि से देखा जाए, क्या देखा जाए? बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो पहले शब्द के बाद में कारक विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बाद जो पहला शब्द है उसके बाद में जो शब्द कारक विभक्ति का लोप होता है वो इसमें क्या होता है? हो जाता है। बाह्य दृष्टि का मतलब होता है हिंदी के शब्दों में तो प्रथम शब्द के बाद कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखा जाए, संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो क्या नहीं होता? प्रथम शब्द के बाद कारक चिन्हों का लोप नहीं होता। आपको इतना याद रखना है कि वह समास जिसमें प्रथम पद के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं, किसी न किसी रूप में, कोई भी रूप हो, किसी न किसी रूप में क्या होगा? आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां पर कौन सा समास होगा? आपका अलुक तत्पुरुष समास होगा। मतलब प्रत्यय का लोप नहीं होना। मतलब शब्द है, शब्द है लेकिन शब्द में प्रत्यय छुपा हुआ है,
बाह्य दृष्टि से ये लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा, बोलने में नहीं आ रहा, लेकिन आंतरिक दृष्टि से इसका यदि हम विघटन करते हैं, आंतरिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं, संस्कृत की दृष्टि से इसका विश्लेषण करते हैं, यदि उस शब्द को तोड़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि इसमें कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान जरूर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए कि कारक चिन्ह किस रूप में विद्यमान है। मैं बात करता हूं शब्दों के माध्यम से। अब पहला शब्द देखिए, जैसे शब्द आ गया मृत्युंजय। मृत्युंजय, अब मृत्युंजय अपने आप में एक यज्ञ है। मृत्यु से बचने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो मृत्युंजय यज्ञ कहलाता है। एक मृत्युंजय मंत्र आता है, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले, ईश्वर का ध्यान करो, आपको असामयिक जो मृत्यु प्राप्त होने वाली है वो आप उससे निजात पा सकते हैं। बिरला होते हैं, हम तो नहीं होते। मृत्युंजय मंत्र होता है, लेकिन मृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले। अरे भाई, मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है? तो अपने आप में बाह्य दृष्टि से कौन सा रूप है? ये हिंदी का बाह्य रूप है। प्रत्यय का लोप हो गया, बाह्य दृष्टि से इसमें क्या हो गया? प्रत्यय का लोप हो गया। पहला पद यह रहा, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। तो प्रथम शब्द के बाद किसी न किसी रूप में कारक चिन्हों का लोप नहीं होता, किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास? अलोक तत्पुरुष। ध्यान दीजिए, यहां पर बाह्य दृष्टि से इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं दिख रहा, बाह्य दृष्टि से प्रयोग नहीं हो रहा कि कौन सा कारक चिन्ह है। मैंने मृत्युंजय जाप कर लिया है, अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, बाह्य दृष्टि से इसमें कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम इसका विघटन करेंगे तब हमको इसके कारक चिन्ह दिखाई देंगे। आंतरिक दृष्टि संस्कृत की दृष्टि से, बाह्य दृष्टि हिंदी की दृष्टि से। तो विग्रह करेंगे तब क्या बनेगा? मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला। समझ में आ रही है? मृत्यु को जय करने वाला। अब यहां पर हमने इसको खोला, तोड़ा, तो मृत्यु को जय करने वाला, ये इसका क्या हो गया? विग्रह हो गया। ठीक है। दूसरी बात देखिए, दूसरी दृष्टि से देखें, दूसरा अर्थ और ले लें। दूसरा पद है भयंकर। शब्द क्या है? भयंकर। अब भयंकर शब्द, मैंने भयंकर सर्प देखा, मैंने भयंकर हाथी देखा, मैंने भयंकर एक दानव देखा, भयंकर रूप देखा, भयंकर देखा, भयंकर देखा, भयंकर देखा। है क्या भयंकर? मैंने भयंकर देखा। लेकिन इसका विग्रह करेंगे तब अर्थ निकल कर आएगा भय को करने वाला, भय को करने वाला। बात समझ में आ रही? भयंकर, भय को करने वाला, समझ में आ गई। फिर आता है धनंजय। शब्द क्या है? धनंजय। धनंजय का अर्थ क्या होता है? धन को जय करने वाला। धन का मतलब कुबेर। धन का मतलब क्या होता है? कुबेर। धन को जय करने वाला। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, युधिष्ठिर। भाई, महाभारत का जो महान व्यक्ति था वो कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का नाम बड़े शान और शौकत से लिया जाता है, जो हमेशा युद्ध में सत्य का साथ देता है, सत्य के लिए अडिग रहता है, जो अपने वचन बोल दिए उस पर स्थिर रहने वाला होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला होता है। उसका नाम युधिष्ठिर पड़ा है। युधिष्ठिर का नाम हम बड़े प्रेम से लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है? तो इसका अर्थ निकलेगा युद्ध में
स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। समझ में आ रही है? यहां पर युधिष्ठिर अपने आप में परिपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका विग्रह करने पर देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे और देख लेते हैं। चूहेदानी, भाई मार्केट से एक चूहेदानी लेकर आओ। क्यों? चूहेदानी होती क्या है? हम तो बस सीधे सपाट बोल देते हैं चूहेदानी, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आम बोलचाल में चूहेदानी शब्द को परिपूर्ण मानते हैं, लेकिन बात क्या होती है? चूहे पकड़ने की दानी, चूहे पकड़ने की दानी या चूहे की दानी। समझ में आ गया? आगे देखिए, थानेदार। भाई मेरे घर में थानेदार आया है, मेरा बच्चा थानेदार बन गया। अपने आप में परिपूर्ण है थानेदार, लेकिन इसका विग्रह बनेगा थाने का दार। दार का मतलब होता है प्रभारी, मुख्य व्यक्ति, थाने का मुख्य व्यक्ति। क्लियर है? आगे देखिए, कोई लड़का है, उठ पटांग, पटांग, ऊट पटांग। कोई लड़का ज्यादा बदमाशी करता रहता है, सारे दिन बेटी सभा में विघ्न पैदा कर देता है, तो हम कहते हैं क्या उठपटांग बातें करता रहता है, क्या उठपटांग काम करता रहता है, क्या उठपटांग बोलता रहता है। उठपटांग हम शब्द अपना बोल देते हैं उठपटांग, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल जाता है? इसका अर्थ निकल जाता है ऊंट पर टांग, ऊंट पर टांग। अब बोलो, ऊंट पर टांग रख सकते हैं? मतलब मैं तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं और बीच में ही कोई बुरी बात कर दे तो हम झट से कह देते हैं क्या उठपटांग बातें कर रहा है। ऊंट पर टांग मतलब बेतुका, मतलब बेतुका। क्लियर है? शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी हम इसका विग्रह करेंगे तो बाह्य दृष्टि से तो ये बन गए और आंतरिक दृष्टि से ये बन गए। क्लियर है? आंतरिक दृष्टि से हम इसका क्या करते हैं? विघटन करते हैं। दो हमारे समास के भेद हो चुके हैं। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे अपना तीसरा जो टॉपिक बनेगा वो है नए। कौन सा? नए तत्पुरुष समास। तीसरा बनता है अपना नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। अब इसकी परिभाषा सुनिए। वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है, वह समास जिसका तत्पुरुष समास का दूसरा पद ही प्रधान होता है, वह समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद नकारात्मक अर्थ देने वाला होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद कैसा होगा? नकारात्मक अर्थ देने वाला, नकारात्मक अर्थ अर्थात नहीं शब्दों का प्रयोग करवाने वाला। प्रथम पद नकारात्मक अर्थ देने वाला होगा, लेकिन द्वितीय जो पद होता है वो कैसा होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है। और इसमें मुख्यतः 3 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। 3 उपसर्ग कौन से होते हैं? प्रथम पद जो होता है ना वो नकारात्मक अर्थ देगा, लेकिन 3 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? ए, अन और न। ये 3 उपसर्ग नकारात्मक अर्थ देने वाले होंगे।
कौन सा अर्थ देने वाले होंगे? नकारात्मक अर्थ, अर्थात नहीं शब्द का प्रयोग करवाने वाले होंगे। समझ में आ रही है? तो देखिए कौन सा नकारात्मक अर्थ इनसे निकलेगा। हम इनसे तीनों से शब्द बनाकर देखते हैं। ऐसे देखते हैं, सबसे पहला अजर, तो अर्थ हम इसका लिख लेंगे न जर, न जर, या हम क्या लिखें? नहीं है जरजू, नहीं है जरजू। दूसरा अटल, विग्रह क्या निकलेगा? नहीं टलने वाला, नहीं टलने वाला। तीसरा अमर, नाम से पढ़ा है, अटल, टल का मतलब टलने वाला, जो नहीं टलने वाला अटल। जर का मतलब बूढ़ा, ए का मतलब नहीं, जो जर नहीं है, ठीक है, न टलने वाला। अमर, नहीं मरने वाला, नहीं मरने वाला। समझ में आ गया? अजर, अटल, ठीक है। इसके अलावा अन्याय, अन्याय, नहीं है नाइजो, नहीं है न्यायजो। जिसमें न्याय नहीं हो वो क्या होता है? अन्याय कहलाता है। तो ऐसे हमने शब्द बना लिए, अजर बन गया, अटल बन गया, अमर बन गया, अन्याय बन गया, ठीक है। यहां पर ये जो ए आ रहा है वो क्या अर्थ दे रहे हैं? नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं। कौन से अर्थ दे रहे हैं? नकारात्मक, अर्थात नहीं शब्द का प्रयोग करवा रहे हैं, ठीक। अब आती है बात किसकी? अन की। तो अन से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो भी देख लीजिए। अन से पहला शब्द, अन से शब्द बन जाएगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, क्या बन जाएगा? अनभिज्ञ। अब अनभिज्ञ का अर्थ क्या निकलता है? नहीं है अभिज्ञ जो। अब इसका हम संधि विच्छेद करें तो वो क्या बनेगा? अनधन अभिज्ञ, अनधन अभिज्ञ। अन का मतलब होता है नहीं, अन का मतलब क्या होता है? नहीं। अभिज्ञ का मतलब जानकार, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार, ठीक है। क्या बन जाएगा? अनभिज्ञ। जो अनभिज्ञ है मतलब जो अभिज्ञ नहीं है, नहीं है अभिज्ञ, जो अभिज्ञ का मतलब जानकार, जो अभिज्ञ नहीं है। अन का प्रयोग हो गया, अन उपसर्ग का प्रयोग हो गया, जो किसका बोध करवा रहा है? कौन सा अर्थ दे रहा है? नकारात्मक अर्थ दे रहा है। नहीं है अभिज्ञ जो, वो क्या कहलाता है? अनभिज्ञ, ठीक है। अनावश्यक, ये भी एक संधि है। अनावश्यक, नहीं है आवश्यक जो, नहीं है आवश्यक जो, आवश्यक। तो यहां पर इसका हम विग्रह कर देंगे तो द अन्न धन क्या बन जाएगा? आवश्यक बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है अनावरण, अन्न धन आवरण, क्या बन जाएगा ये? अन्न धन आवरण, अनावरण, नहीं है आवरण जिसमें, आवरण का मतलब ढकना, पर्दा, जिसमें पर्दा नहीं है वो क्या कहलाता है? अनावरण, ठीक है।
ये कौन सा उपसर्ग आया? अन, जो कौन सा अर्थ देने वाला है? नकारात्मक अर्थ देने वाला है। ठीक है, अन शब्द का इसमें प्रयोग हो रहा है, अन शब्द का इसमें प्रयोग हो रहा है। अन आवश्यक, अन और आवश्यक, अन और आवश्यक है। अब अनावश्यक है तो ये न आधा है तो इसमें कौन सा लग जाएगा? आ लग जाएगा, तो ना क्या बन जाएगा? न पूरा बन जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? अनावश्यक बन जाएगा। कौन सा अर्थ देने वाला है? नकारात्मक अर्थ देने वाला है। तीसरी बात, हम एक और उपसर्ग रह गया जो वो भी कौन सा है? न है। वो भी कौन सा अर्थ देगा? नकारात्मक अर्थ देगा, नहीं शब्द का बोध करवाएगा। वो कौन सा शब्द है? न। जैसे नापाक, कौन सा शब्द है? नापाक। पाक का मतलब होता है पवित्र, पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। लेकिन न का अर्थ क्या होता है? नहीं, जो पाक नहीं है। कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अर्थात जिसके मंसूबे, जिनके इरादे पाक नहीं है, पवित्र नहीं है, नापाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नापाक। समझ में आ गया? तो हम करेंगे नहीं है पाकजू, नहीं है पाकजू। पाक का मतलब क्या होता है? पवित्र। क्लियर है? नालायक, नालायक, जो लायक नहीं है, जो उचित नहीं है, जो पसंद नहीं है, वो क्या बन गया भाई? नालायक। तो लिख दीजिए नहीं है लायक, जो करना चाहो कर दो, नहीं है लायक। फिर नागवार, नागवारा, आगे और देख लीजिए। ना पसंद कर दो पहले, ना पसंद। नहीं है पसंद जो, नहीं है पसंद, नहीं है पसंद जो। नागवा, नागवारा या नागवार, तो नहीं है गवारा, जो उर्दू फारसी के शब्द हैं, जो मानने लायक नहीं है, नागवार कहलाया गया। नागवारा, नागवार। ठीक, नहीं है गवारा, जो क्या कहलाएगा? नागवार कहलाएगा। ऐका हुआ, ठीक है, अनका हुआ और नैका हुआ। तो ये कौन से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं? नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 3 उपसर्ग युक्त पदों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला चौथा आ जाता है आपका उपपद। चौथा कौन सा आता है? उपपद तत्पुरुष समास। अब ध्यान दीजिए, परिभाषा इसकी क्या है? इसका मुख्य बिंदु क्या बनेगा कि वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान न होकर के प्रथम पद के सहायक रूप में होता है। वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान न होकर के, दूसरा पद क्या होता है? प्रधान न होकर के प्रथम पद की सहायता करने वाला होता है। प्रथम पद की क्या करने वाला होता है? सहायक के रूप में होगा। वहां पर कौन सा समास होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। यानी पद प्रधान नहीं है, लेकिन सहायक पद के रूप में कार्य किया जाएगा। अब सहायक के रूप में कैसे कार्य करता है वो भी देख लीजिए। परिभाषा रिपीट कर रहा हूं, वह समास या वह तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान न होकर के प्रथम पद के सहायक रूप में होता है, वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। तो देखिए, मैं एक शब्द लिख देता हूं, जैसे शब्द है कार। अब ये कार शब्द दूसरा पद है। कौन सा शब्द है?
दूसरा शब्द है, दूसरा पद है, उत्तर पद है। अब ये कार का अर्थ जो होगा वो करने वाला ही होगा। कार का अर्थ क्या होगा? करने वाला। अब कार का अर्थ करने वाला होगा, क्या कार्य करने वाला होगा? तो ये कार शब्द तो केवल सहायता करने वाला है, ये कार शब्द तो सहायता करने वाला है। अब सहायता करने वाला किस किस रूप में है? तो देखिए, इस कार से हम शब्द बना देते हैं चर्मकार। शब्द क्या बनेगा? चर्मकार। कार शब्द है, दूसरा पद है, प्रधान नहीं है लेकिन सहायक रूप में है। कौन से रूप में? सहायक। तो चर्म का कार्य करने वाला, कार का मतलब क्या आया? करने वाला। तो चर्म का कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? चर्मकार। क्लियर है? कार शब्द केवल सहायता कर रहा है। अब देखिए स्वर्णकार। अब स्वर्णकार आया, मतलब कार का मतलब तो करने वाला, ठीक है। अब सोने का कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? स्वर्णकार। तो शब्द का विग्रह करेंगे, स्वर्ण का कार्य करने वाला, स्वर्ण का कार्य करने वाला। समझ में आ गई? तीसरा शिल्पकार। शिल्पकार, तो शिल्प का कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? शिल्पकार। शिल्प का कार्य करने वाला। बात समझ में आ रही है? यानी दूसरा जो पद है वो केवल और केवल सहायक के रूप में है, सहायता करने वाले के रूप में है। क्लियर है यहां पर? इसके अलावा और शब्द ले लेते हैं। देखिए क्या क्या शब्द आएगा, बनेगा। अब शब्द है एक छोटा सा गे। कौन सा शब्द है? गे शब्द। अब गे अपने आप एक शब्द है, वास्तव में है। गे का मतलब होता है जानकार। गे का मतलब क्या होता है? जानकार या समझदार। लेकिन इस गे का जो रूप है वो एक दूसरे पद के रूप में है। ये कौन सा पद है? एक दूसरा पद है, प्रथम पद नहीं है, दूसरा पद है। अब ये गे दूसरा पद है और इस दूसरे पद का अर्थ क्या निकल रहा है? जानने वाला, जानकार। ऐसे लिख देते हैं हम, जानकार। ये का मतलब क्या होता है? जानकार या जानने वाला। अब इससे कौन कौन से अर्थ निकल जाते हैं? सबसे पहला राजनीतिज्ञ। राजनीति अपने आप में एक शब्द है, राइट या रॉन्ग? राजनीति अपने आप में शब्द है, बिल्कुल है, लेकिन गे शब्द और लग गया। गे का मतलब तो जानकार। जो राजनीति का जानकार है, राजनीति को जो जानने वाला है, वो क्या कहलाया? राजनीतिज्ञ। विग्रह कर दो, राजनीति को जानने वाला या राजनीति का जानकार। गे का मतलब जानकार। तो दूसरा पद केवल एक सहायता करने वाला है। किस पद की? प्रथम पद की सहायता करने वाले के रूप में, राइट है। जैसे शब्द क्या बन गया? मर्मज्ञ। गे का मतलब तो वही जानकार, वही जानने वाला, लेकिन किसको जानने वाला? मर्म को जानने वाला, अर्थात सूक्ष्म रहस्य को जानने वाला, सूक्ष्म जीवन की संवेदनाओं को जानने वाला। तो क्या कहलाएगा? मर्मज्ञ। तो मर्म को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। गे का रूप आ रहा है। दूसरा शब्द और लिखूं मैं, कृतज्ञ। शब्द क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृत। गे का मतलब तो जानकार, गे का मतलब जानकार, गे का मतलब जानकार, गे का मतलब भी जानकार, एक ही अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कि या कृत को जानने वाला, यानी किए हुए उपकार को जानने वाला है,
यानी किसी ने हमारे ऊपर उपकार कर दिया और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उसने हम पर उपकार किया है, तो हम क्या बन जाएंगे, उसके कृतज्ञ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कृतज्ञ बन जाएंगे, अर्थात किए हुए को जानने वाला, किए हुए को मानने वाला। ठीक है, एक शब्द और दे दूं, अल्पज्ञ। अल्प को जानने वाला, थोड़े को जानने वाला। अल्प का मतलब थोड़े, थोड़े को जानने वाला या कम को जानने वाला, जानने वाला क्या बन जाएगा, अल्पज्ञ। अल्प को जानने वाला, इसको अल्प को भी शब्द लिख सकते हैं हम, अल्प को जानने वाला। क्लियर है। तो वह समास, वह समास जिसका दूसरा पद होता है वो प्रथम पद के सहायक रूप में होता है, सहायता करने वाले के रूप में होता है। ऐसे शब्द और भी आ जाता है, आपको मैं बता दूं, जैसे जय शब्द आ गया। अब जय का मतलब होता है जन्म लेना। जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। अब जन्म कहां से लेता है हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जय का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेना। तो जैसे बना जलज, सरसिज, मनोज, उरोज, सरोज, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। जय का मतलब क्या हुआ, जन्म लेना। कौन सा शब्द कहलाएगा, कौन सा तत्पुरुष समास कहलाएगा, उपपद तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक जो आएगा, अगला तत्पुरुष समास आएगा, वह आएगा लुप्त पद तत्पुरुष समास। पांचवा कौन सा आएगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो इसका पारिभाषिक अर्थ क्या निकलेगा कि वह समास जिसमें न केवल कारक चिन्हों का ही लोप होता है, वह समास जिसमें न केवल कारक चिन्हों का ही लोप होता है बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाते हैं। जिसमें कारक चिन्हों का लोप नहीं होता बल्कि ऐसे पद लुप्त हो जाते हैं जो हमको पता ही नहीं चलते, जो हमको पता ही नहीं चलता है। तो वह समास जिसमें न केवल कारक चिन्हों का लोप होता है बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाएं, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसमें पद के पद ही लुप्त हो जाएं वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। कैसे, देखिए, जैसे शब्द है मधुमक्खी। शब्द क्या है, मधुमक्खी। भाई मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया। मधुमक्खी, भाई मधुमक्खी का अर्थ क्या है, हम बोल देते हैं, सहज में बोलते हैं मधुमक्खी आ जा रही है, मधुमक्खी क्या कर रही है, अपना छाता बना रही है, अपना शहद छोड़ रही है। तो मधुमक्खी का अर्थ क्या है, तो अर्थ निकलता है मधु को एकत्र या मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। तो वह समास जिसमें केवल कारक चिन्हों का ही लोप नहीं होता बल्कि पद के पद क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। पद के पद लुप्त हो रहे हैं, पद के पद लुप्त हो रहे हैं। पद के पद लुप्त होने का मतलब कौन सा समास बनेगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास बनेगा। समझ में आ गई। दूसरा देखिए, रसगुल्ला। रसगुल्ला, अब रसगुल्ला अपने आप में मैंने बहुत सारे रसगुल्ले खा लिए। शादी पार्टियों में गए और हम सबसे ज़्यादा क्या खाते, रसगुल्ले खाते। हम बता रहा हूँ, रसगुल्ला बातें करते हैं, रसगुल्ला बड़े अच्छे थे, स्पंज वाले रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, वो रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले खाए मेरे को अच्छे नहीं लगते। रसगुल्ला अर्थ क्या निकलता है, रस में डूबा हुआ गुल्ला। रस में डूबा हुआ गुल्ला, गोल गोल। तो रस में जो डूबा हुआ होता है
वो क्या कहलाता है? रसगुल्ला। अच्छी तरह से फिर देखते हैं और फिर हम खाते हैं। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। पद के पद देखिए स्टूडेंट्स लुप्त हो रहे हैं, तो पद के पद लुप्त होने का मतलब कौन सा समास कहलाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए आगे, दही बड़ा। दही बड़ा, सब कुछ खा लिया लेकिन क्या नहीं खाया? दही बड़ा नहीं खाया, तो वो भी खा लेते हैं। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, डाल लेते हैं, खा लेते हैं, तो दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। और देखिए रेलगाड़ी। भाई रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, हमको ये नहीं पता कि रेल का मतलब क्या होता है। हमको ये नहीं पता होता कि रेल का मतलब क्या होता है। हम रेल का मतलब जो छुक छुक करके चलने वाली होती है वो हम जानते हैं कि रेल होती है, लेकिन ना, वो रेल नहीं होती, रेलगाड़ी। तो रेल का मतलब होता है पटरी। रेल एक अंग्रेजी का शब्द है। रेल किसका शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब पटरी, रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? रेलगाड़ी। देखिए पद के पद लुप्त हो रहे हैं भाई, पद के पद लुप्त हो रहे हैं। पद के पद लुप्त हो जाना मतलब है कौन सा समास? लुप्त तत्पुरुष समास। ठीक है, जलयान। जलयान, अब जलयान जल पर चलने वाला यान। जल पर चलने वाला यान। तो यहां पर भी पद के पद क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। तो लुप्त जब पद के पद हो जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास बनता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास बनता है। इसलिए आज हमने जो तत्पुरुष समास के भेदों की चर्चा की है वो 5 है। उसमें सबसे पहला जो आता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, इसका हमने कारक चिन्हों में अध्ययन कर लिया था। बाकी अलुक तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, अलुक में अलुक एक पारिभाषिक शब्द होता है जिसका प्रत्यय का लोप नहीं होता, अर्थ निकलता है। ठीक है, नए के अंतर्गत 3 प्रकार के नकारात्मक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। 3 नकारात्मक उपसर्ग होते हैं, अ, अन और न का प्रयोग होता है। उपपद जिसमें दूसरा पद जो होता है वो प्रधान न होकर के प्रथम पद की सहायता करने वाला होता है। और अंतिम और 5वां जो तत्पुरुष समास है वो होता है लुप्त पद, जिसमें कारक चिन्हों का ही लोप नहीं होता बल्कि उसके बड़े बड़े पद ही इसमें क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, अपने आप में विस्मृत हो जाते हैं, भूल दिए जाते हैं। वो कौन सा समास कहलाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास में आज इतना ही। फिर हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।